मुझे नहीं लगता है कि ऐसा जिसे हम कहते हैं स्वर्ग है ये प्रदेश, उस प्रदेश को कोई छोड़ के जाना चाहता है। कांग्रेस को दिया गया एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देने के बराबर है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक एमएलए, सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूँ कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रख दें। लोगों को बहुत उम्मीद है, इस उम्मीद को मत टूटने दीजिए। केवल मैनिफेस्टो में 4 लाइन लिख देने से कि भाई हम ये करेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट ना करें तो कोई फायदा नहीं। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संगम विहार से विधायक और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में क्या रणनीतियाँ हैं। तो शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास बातचीत में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आप दिल्ली के संगम विहार से विधायक हैं और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं। ऐसे में दोनों के बीच तालमेल आप कैसे बिठाते हैं? देखिए, दोनों अलग अलग तरह की जिम्मेवारियाँ हैं जी। तो संगम विहार में मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के लोगों का काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का विस्तार कैसे होगा और 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, इसकी जिम्मेवारी मुझे मिली है। मैं निश्चित तौर पे दोनों जिम्मेवारियों के साथ न्याय करने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी 2022 के चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करे और जिस प्रकार की नीतियाँ और जिस प्रकार के काम दिल्ली में हुए हैं उसी प्रकार के काम और नीतियाँ जो है वो उत्तराखंड में भी लागू हों और वो लोगों के जीवन में बदलाव आ सके जो लोग अभी तक ऑप्शन ना होने की वजह से केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अल्टरनेटिव ही वोट करते रहे हैं जी। तो सर, 2022 के चुनाव में आप आम आदमी पार्टी को कहां पर देखते हैं? देखिए, हमारा ये मानना है कि 2022 का जो चुनाव है वो बहुत डिसाइसिव होगा जी। इन टर्म्स ऑफ डिसाइसिव अगर हम ये कहें तो ये चुनाव बाइपोलर होने वाला है। केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में इस चुनाव में मुकाबला रहेगा जी। क्योंकि एक तरफ तो वो पार्टी है जिसके पास अपना एक संगठन है, जिसने अपना काम किया 5 साल और इस प्रदेश को और पीछे ले गए। साथ ही साथ सामने एक पार्टी है जिसने अपने काम के माध्यम से एक राज्य की दिशा बदली है जी। इस पूरे चुनावी परिदृश्य में कांग्रेस कहीं नहीं है जी। ना वो विपक्ष की भूमिका में है, ना वो पक्ष की भूमिका में है जी। और मैं तो कई बार ये जानना चाहता हूँ कि लोग कांग्रेस को वोट क्यों करें जी। क्या केवल इसलिए कि आज आपके विधायक चुन लें और उसके बाद वो विधायक जाके बीजेपी में सम्मिलित हो जाएं जी। तो कांग्रेस को दिया गया एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देने के बराबर है। आप इसका उदाहरण मध्य प्रदेश देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, पौंडीचेरी देख लीजिए। और लगातार ये हो रहा है कि जहां पर भी कांग्रेस को आप वोट देते हैं वो वोट इनडायरेक्ट वे में भाजपा के पास जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर विचारधारा की बात करें, कामों की बात करें तो 2022 का पूरा जो चुनाव है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। लेकिन सर, इस बीच एक जो सवाल है वो ये कि उत्तराखंड का इतिहास रहा है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की जनता इस बार प्रदेश में मौका देगी? निश्चित तौर पे देगी जी। क्योंकि अब आप पिछले 4 चुनावों का अगर आप एक बार उसको थोड़ा स्टडी करके देखें जी, तो एक बार लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया और फिर उससे नाराज होके, उससे गुस्सा होके बीजेपी को वोट दे दिया जी। 5 साल बीजेपी को परखा और उसके बाद देखा कि ये भी लोग काम नहीं करते जी। फिर गुस्से में आके फिर कांग्रेस को वोट दे दिया जी। फिर 5 साल उनका काम देखा, उससे भी नाराज हुए तो फिर गुस्से में आके बीजेपी को वोट दे दिया जी। पिछले 20 सालों से ये लगातार हो रहा है जी। और लोगों के पास दिक्कत ये है कि ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं होने की वजह से वो दोबारा से उस पार्टी को चुन लेते हैं। अभी हमने एक सर्वे कराया और उस सर्वे के नतीजे बड़े चौंकाने वाले रहे कि करीबन 62% उत्तराखंड के लोग एक तीसरे विकल्प को ढूंढ रहे हैं जी। और चाहते हैं कि इस प्रदेश में एक तीसरा विकल्प आए और जो अभी तक उनकी बेसिक जरूरतें हैं जी। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, जो जनजीवन से जुड़े मुद्दे हैं उनकी बात करें जी। तो पहली बार आम आदमी पार्टी 2022 के चुनावों में एक बेहतर विकल्प के रूप में, बेहतर चेहरों के साथ, बेहतर प्रत्याशियों के साथ, बेहतर प्रोग्राम्स के साथ जनता के बीच में जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारे पर भरोसा दिखाएगी और हमारे साथ भी ये कमिटमेंट है कि फिर हम उन जनता की उन उम्मीदों को पूरा करें जिसके लिए उन्होंने हमें वोट दिया जी। सर, अभी आपने कहा था कि कांग्रेस कहीं नहीं है, तो जिस तरह से आपने
दिल्ली में कांग्रेस का सफाया किया है, क्या उसी तरह से आप उत्तराखंड में भी कांग्रेस का सफाया कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ये मानना है कि अगर चुनावों में आप देखें तो 5 सालों में कांग्रेस ने विपक्ष के नाम पे कुछ नहीं किया, कोई लीडरशिप नहीं है, अंदरूनी झगड़े इतने ज़्यादा हैं कि वो कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रहे, अपना सीएम फिर डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई रणनीति नहीं बना पा रहे, भाजपा के खिलाफ बोलने में उनको डर लगता है, उनको लगता है कि कहीं हमारे को ना फंसा दें। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो कांग्रेस के लोग हैं वो, पिछली बार भी आपने देखा था कि 14 विधायक जो है वो कांग्रेस के विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए थे। तो लोग कांग्रेस को वोट क्यों दें? केवल इसलिए कि जब आप विधायक चुन जाओगे तो फिर आप कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे। मतलब जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हो और उसी में जाके आप सम्मिलित हो रहे हो। तो ये पूछे जाने की आवश्यकता है कि कांग्रेस को लोग वोट क्यों करें? केवल इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की सम्मानित जनता को भी संदेश है कि कांग्रेस को दिया गया एक एक वोट जो है वो आप भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं जी। तो अब आप तय कीजिए कि एक तरफ ऐसी एक पार्टी है जिन्होंने पूरी तरह से इस देश को महंगाई के गर्त में, सांप्रदायिकता के गर्त में धकेला है, और एक तरफ वो प्रोग्रेसिव पार्टी है जिसने दिल्ली में काम करके दिखाया है, जिसने दिखाया है कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो लोगों को फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य दिया जा सकता है। जी सर। तो क्या सर समझा जाए कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस बार द्वंद्व युद्ध होगा? निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा चुनाव जो है वो 2 कोणीय चुनाव ही होने वाला है, जिसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी और एक तरफ आम आदमी पार्टी होगी। मतलब कड़ी टक्कर इस बार जो है आम रहने वाली है, बीजेपी को देने के मूड में है। बिल्कुल। और इस पूरे चुनावी परिदृश्य में कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही है मेरे को, क्योंकि ना तो उनके पास सीएम फेस है, ना उनके पास प्रत्याशी हैं, और जैसा हाल मैं सोचता हूँ कि जैसा दिल्ली में हुआ था, लगभग वैसी स्थितियां मैं अब उत्तराखंड में भी देख रहा हूँ। और कांग्रेस तो वैसे ही विलुप्त होने की स्थिति में है। ये लोगों को समझ में आ रहा है अब ये बात कि कांग्रेस को वोट देना अपने वोट को खराब करना है और इनडायरेक्ट वे में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। तो इस बार लोग तय कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट ना दिया जाए और जो विपक्ष, असली विपक्ष की भूमिका निभा रही है जो आम आदमी पार्टी, उसको वोट किया जाए। जी। तो सर, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली को लेकर तो काम कर रही है, लेकिन उत्तराखंड की जो सबसे विकराल समस्या है वो है पलायन को लेकर हर चुनाव में मैनिफेस्टो में ये कहा जाता है कि हम पलायन को रोकेंगे, हम पलायन पर काम करेंगे, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर की बात की जाए तो ज़मीनी स्तर पर पलायन को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी का पलायन को लेकर क्या रोड मैप है? देखिए, जब आप पलायन की बात करते हैं किसी प्रदेश से, तो उसके रूट कॉज में जाना पड़ेगा, उसके मूल कारण में जाना पड़ेगा कि पलायन क्यों हो रहा है। अगर मेरे बच्चे को पहाड़ों पे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही तो निश्चित तौर पे फिर मैं नीचे आऊँगा जिससे मेरे बच्चे को शिक्षा मिल सके। अगर पहाड़ों पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही तो मेरे बूढ़े माँ बाप को मैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मैं पहाड़ से नीचे लेके आऊँगा। मेरे को बेहतर जीवन यापन के साधन अगर पहाड़ पे नहीं मिल रहे तो निश्चित तौर पे मैं जीवन यापन के लिए नीचे आऊँगा। तो अगर आप 3 चीज़ें पहाड़ों पे उपलब्ध करा दें, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा जिसे हम कहते हैं स्वर्ग है प्रदेश, उस प्रदेश को कोई छोड़ के जाना चाहता है। लेकिन सर, रोजगार के लिए किस तरह से आप काम करेंगे? देखिए, मैं 3 चीज़ों पे हम काम करेंगे। और मुझे ये लगता है कि अगर हम 3 चीज़ें ये प्रोवाइड करा दें पहाड़ों, तो कोई पलायन नहीं होगा। बल्कि मेरा ये मानना है कि शायद दिल्ली के लोग या अन्य लोग जो हैं वो अन्य शहरों से भी लोग आके इस रमणीय स्थल पे बसेंगे और चाहेंगे कि इस स्वर्ग जो है पृथ्वी का, इसका आनंद लिया जाए, और लोग अप्रिशिएट करेंगे कि इतनी अच्छी व्यवस्था है। तो पहली बात है, शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए और रोजगार होना चाहिए। और मैं ये लोग जो ये कहते हैं कि पहाड़ों पे रोजगार नहीं है, मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता। पहाड़ों पे असीम संभावनाएं हैं। आप देखेंगे जो विदेशों में जो पहाड़ है वो एक एसेट है, उन्होंने उसको एसेट की तरह यूज़ किया है, चाहे वो टूरिज्म को लेकर हो, चाहे खेती को लेकर हो, चाहे सस्टेनेबल मॉडल्स को लेकर बात हो, सब चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरत है आपको नीयत को साथ, ईमानदारी के साथ काम करने की। पहाड़ों पे भी रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है, छोटे छोटे मॉडल्स पे काम किया जा सकता है, छोटे यूनिट्स पे काम किया जा सकता है, और जिस तरह की उत्पादकता पहाड़ों पे है वो मुझे लगता है कि वो
असीम संभावनाएं पैदा करता है रोजगार के लिए। बस जरूरत इस बात को कि उसको ठीक से मैनेज किया जाए, ईमानदारी के साथ मैनेज किया जाए। जैसे छोटा सा एक उदाहरण है कि पहाड़ों पे जैविक खेती होती है और जबकि हमारे शहरों में जैविक उत्पाद जो है उनकी बहुत डिमांड है, बहुत रेट है उनके, बहुत ज़्यादा लोग उनको डिमांड है कि भाई हमारे को दीजिए। और उन चीज़ों की अगर उसमें हम कुछ डिलीवरी सिस्टम बना दें, उनको कुछ ऐसा सिस्टम बना दें कि वो शहरों तक वो उत्पाद पहुंच सके, तो निश्चित तौर पर रोजगार पैदा होगा और पहाड़ के लोगों को भी फायदा होगा। बस जरूरत इस बात की है कि नियत के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया जाए और इन 3 चीज़ों पर अगर आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पर पलायन को रोका जा सकता है। उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप होगा, एक आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए किस तरह हम पलायन रोकेंगे। और बेशक सर कुछ भी नामुमकिन तो होता नहीं है, बस करने की नियत होनी चाहिए। और अगर किसी की करने की ही नियत ना हो तो कोई क्या करे। अभी तक यही होता आया है कि केवल मैनिफेस्टो में 4 लाइन लिख देने से कि भाई हम ये करेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट ना करें तो कोई फायदा नहीं है। मेरा ये मानना है कि मैनिफेस्टो में आप जो वादे करते हैं अगले 5 साल के बाद उसको वादों के साथ जनता के बीच में जाना चाहिए कि देखिए आपसे हमने ये वादा किया था, ये पूरा किया, ये वादा किया, ये पूरा किया। जैसे हमने 2020 के चुनावों में जब हम गए तो हमने लोगों से कहा कि देखिए हमने काम किया, जो काम किया वो आपके सामने रखना। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा और ये कहा कि आप काम देखिए और अगर आपको लगता है कि काम ठीक हुआ है तो ही वोट कीजिए, अगर आपको लगता है काम ठीक नहीं है तो वोट करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है देश के राजनीतिक इतिहास में पहली ऐसी पार्टी है जिसने केवल ये कहा कि हमारे काम के आधार पर वोट दे दीजिए। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए, सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूँ कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रख दे कि 5 साल में हमने ये काम किया और हमें काम के आधार पर वोट दे दीजिए। जनता तय कर देगी किसने काम किया। धर्म की राजनीति तो बहुत हुई, लेकिन अब जरूरत है कि काम की राजनीति को बढ़ावा मिलना चाहिए। वही हमारा ये मानना है कि धर्म की राजनीति को छोड़ के कर्म की राजनीति शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल सर, काम की राजनीति शुरू होनी चाहिए। और जब तक हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, किसी भी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। 5 साल बाद उनको अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये काम मैंने किया है और अगर इस काम से आप संतुष्ट हैं तो आप दोबारा मौका दीजिए और अगर आप काम से संतुष्ट नहीं तो मौका मत दीजिए। बिल्कुल सर। लेकिन होगा ये कि कोई काम की बात नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी, कोई कांग्रेस काम की बात नहीं करेंगे, वो केवल एक नए जुमले उछाल देंगे, कुछ धर्म की बात, कुछ जाति की बात, कुछ क्षेत्र की बात करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि उनके पास उत्तराखंड को बचाने के लिए, उत्तराखंड को बनाने के लिए विजन क्या है। केवल यही फर्क आम आदमी पार्टी को अन्य पार्टियों से अलग करती है। आम आदमी पार्टी एक निश्चित विजन के साथ लोगों के बीच में जाएगी कि हम पलायन पे हमारा स्टैंड ये है, बिजली पे हमारा स्टैंड ये है, पानी पे स्टैंड ये है, इंफ्रा पे हमारा स्टैंड ये है। और जो हम मैनिफेस्टो में जो वादे करेंगे वो वादे हमारे लिए गीता, कुरान, बाइबल से बढ़कर है। एक एक वर्ड उसका हम पूरा करेंगे और फिर काम की राजनीति की शुरुआत कैसे होगी, जो हमने पहला पड़ाव दिल्ली में देखा है, मुझे लगता है उत्तराखंड उसका नया पड़ाव होगा काम की राजनीति का। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोरोना काल में उत्तराखंड की जनता के लिए आम आदमी पार्टी किस तरह से काम कर रही है। देखिए अभी रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसमें हम ऑक्सीजन जांच केंद्र खोल रहे थे और ऑक्सीजन जांच केंद्र पूरे प्रदेश में हमने खोले। एक एक गांव तक गए हम, लोगों की वहाँ ऑक्सीजन जांच की, साथ में उनका टेम्परेचर नापा और जिन लोगों को दवाइयों की जरूरत थी उनको दवाई की किट प्रदान करी। करीबन 10,000 कार्यकर्ता हमारे इस काम में पूरे लगे हुए हैं और हजारों की संख्या में हमने ऑक्सीजन जांच केंद्र खोला और हम ऐसी ऐसी जगह पे गए जहां पर आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंची हैं। उत्तराखंड के, देश के लास्ट गांव तक हमारे लोग पहुंचे हैं और वहां पर भी जो हमारी किट है वो लेके लोगों ने स्वास्थ्य की जाँच की लोगों की। हमारा ये मानना है कि केवल कोरोना काल में नहीं, किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये धर्म है कि वो लोगों की सेवा करे और जो भी कमियां हैं उनको पूरा करे। आम आदमी पार्टी उस कर्म को, उस धर्म को निभा रही है और इस कोरोना काल में लोगों के साथ है, उनकी सेवा कर रही है और उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी को लेके जो लोगों में पॉजिटिविटी है, जो उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए काम करती है, लोगों के बच्चों का भविष्य की तरफ देख के काम करती है, निश्चित तौर पर लोग उस पर भरोसा करेंगे। जी सर। तो सर मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि 2022 में आम आदमी पार्टी चुनाव जो लड़ेगी तो क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या फिर बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ेगी? देखिए हमारा ये मानना है कि किसी भी चुनाव में आप जाते हैं तो लोगों को ये बताए जाने की आवश्यकता है कि कौन उनका नेतृत्व करेगा, क्योंकि होता ये है कि आज आप चुनाव लड़ लेते हैं
और उसके बाद किसी ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना देते हैं जो कि दिल्ली से रन होता है। अभी आप उत्तराखंड का उदाहरण देख रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कहीं नाम नहीं था, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। फिर दिल्ली से एक आदेश हुआ कि त्रिवेंद्र जी को हटाओ और तीरथ जी को मुख्यमंत्री बना दो, तो अगले दिन तीरथ जी ने शपथ ले ली। हमारा ये मानना है कि जनता की जन आकांक्षाओं को तय करते हुए मुख्यमंत्री का चुनाव होना चाहिए, और जिस दिन भी आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगी तो मीडिया के बंधुओं को और सब लोगों को निश्चित तौर पर बताया जाएगा। हमारा ये मानना है कि होना चाहिए, बस इसमें ये भी देखने की आवश्यकता है कि वो व्यक्ति हो जो कि प्रदेश को चला सके, जिसमें कैपेबिलिटी होगी वो प्रदेश को चला सके। केवल दिल्ली से गवर्न होने वाला व्यक्ति नहीं चलेगा। सर, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर एक नाम आजकल सबकी जुबान पर है, अजय कोटियाल जी। तो क्या समझा जाए कि अजय कोटियाल जी आपकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे उत्तराखंड में? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी जन आकांक्षाओं से चलने वाली पार्टी है। जन आकांक्षाएं जिस तरीके से रहेंगी निश्चित तौर पे उससे डिसीजन होगा। और साथ ही साथ हमारा तो ये कहना है कि हमें छुपाना क्यों है। जब भी डिसीजन होगा तो मीडिया के बंधुओं को सबसे पहले बताएंगे हम, और हम तो मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद करते हैं कि हमारी बात को जनता जन जन तक लेके जाते हैं। तो जब कभी भी डिसीजंस होंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो भी डिसीजन होंगे वो यहाँ की प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप होंगे। अगर जनता चाहेगी तो निश्चित तौर पे बनाया जाएगा, और जनता नहीं चाहेगी तो नहीं बनाया जाएगा। मतलब कहा जाए कि अभी तक आपकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा जो है निर्धारित नहीं किया मैंने गया है। आपको आप इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जिस दिन भी निर्धारित होगा निश्चित तौर पर आपके साथ हम शेयर करेंगे और खुल के बताएंगे कि ये नाम है। अभी कोई नाम सुनिश्चित नहीं किया गया है, जिस दिन भी नाम सुनिश्चित होगा आपको बताएंगे। बिल्कुल सर। तो सर, अब चलते चलते, क्योंकि वक्त आपके पास भी कम है और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, चलते चलते मैं आपसे आखिरी सवाल कि आप उत्तराखंड की जनता को न्यूज़ 31 के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? न्यूज़ 31 के माध्यम से केवल एक संदेश है कि इस देश में अभी तक केवल जाति, धर्म और क्षेत्र की राजनीति हुई है। पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है जो केवल काम की राजनीति पर भरोसा करती है। लोगों को बहुत उम्मीद है, इस उम्मीद को मत टूटने दीजिए। इस काम की राजनीति को आगे बढ़ाइए। इस काम की राजनीति को आगे बढ़ाने से ही देश आगे बढ़ेगा। जी सर। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो 2022 का चुनाव है, और इस पड़ाव में आम आदमी पार्टी काम के मुद्दों को लेकर आपके बीच आ रही है। तो इस बार जाति, धर्म, क्षेत्र सब साइड में रखिए और केवल काम और काम के आधार पर वोट डालिए। निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि देश भी आगे बढ़ेगा, प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और विकास की नई राहें खुलेंगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस खास बातचीत का हिस्सा बनने के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ संगम विहार से, दिल्ली के संगम विहार से विधायक और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी, जिन्होंने हमें बताया कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की किस तरह से रणनीति है चुनाव को लेकर, और उन्होंने हमें ये भी बताया कि धर्म की राजनीति को छोड़कर किस तरह से हमें कर्म की राजनीति की ओर अग्रसर होना चाहिए। और उन्होंने साथ ही साथ ये संदेश भी राज्य की जनता को दिया कि किस तरह से इस बार राज्य की जनता को एक बार आम आदमी पार्टी को भी मौका देना चाहिए, और क्योंकि विकास की झाड़ू चलाने में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कितना सक्षम होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।